वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के 11वें जनरल इलेक्शन की। तो वो 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। आजाद कश्मीर के मजमूई तौर पर 45 हलकों में से 28 लाख से ज्यादा वोटर्स अपनी राय का इजहार करेंगे। इनमें 33 अरकान असेंबली का इंतखाब आजाद कश्मीर के शहरी करेंगे, जबकि 12 अरकान असेंबली का इंतखाब पाकिस्तान में मुकीम 4 लाख से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मुहाजिरीन करेंगे। इस वक्त इंतखाबी मुहिम की बात की जाए तो वो तेजी आ चुकी है। उसमें सियासी जमातों के दरमियान सियासी तनाव शदीद महाजराई देखने में आ रही है। नजरियात की बजाय शख्सियात पर सियासत की जा रही है। चोर, डाकू, गद्दार, मोदी का यार और कश्मीर फरोशी जैसे संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम जमातें एज यूजुअल अपनी अपनी जीत का दावा भी करें। जलसों में किसके जलसों में कितने आदमी थे, ये भी इस वक्त बड़ी गूंज है। और कहा जा रहा है कि जिसके जलसे बड़े हैं वो इंतखाब जीतेगा, लेकिन जलसे कभी भी डिफाइन करते नहीं है किसी की पोजीशन को। खैर, वजीर आजम इमरान खान, मरियम नवाज, इससे पहले बिलावल, बासिफा, भिम्बर, मीरपुर, बाग, बहुत सारे इलाकों में जलसे हो चुके हैं। इस सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एक्सपर्ट एनालिस्ट जनाब इम्तियाज गुल साहब हमें ज्वाइन करें, सियासत के हवाले से माय तजियाकार है, उनसे पूछ लेते हैं इस गर्मा गर्मी को कैसे देख रहे हैं। क्या वो एक टिपिकल रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसकी मरकज में हुकूमत हो वही कश्मीर में हुकूमत बनाता है, या फिर कुछ मुख्तलिफ देख रहे हैं इस बार? गुल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। देख रहे होंगे आप, टेम्परेचर भी आपके सामने होगा, लेकिन ये टेम्परेचर मुझे लगता है हर बार ही होता है। इस दफा तब्दीली ये है कि 2 जमातें नहीं है, 3 जमातें हैं बड़ी इस तरफ से। तो इसको कैसे देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस दफा भी पहले तो सबको सलाम। सुबह सुबह हम सियासत की बात शुरू कर देते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। रात सोते भी हैं तो सियासत की बातें। लेकिन बहरहाल इस दफा गुज़श्ता इलेक्शन में भी 3 जमातें थी, इस दफा भी 3 जमातें हैं। लेकिन जो लबो लहजा चंद लीडरों ने इख्तियार किया है वो एक बताता है कि किस तरह हमारा जो सियासी कल्चर है यहाँ पे वो इन्हतात का शिकार हुआ है। मैं तो गुज़श्ता रोज हैरान रह गया। वजीर आजम की तो अपनी एक टोन है, मुसलसल 3-4 साल से अपनी जो एक 2 फैमिलीज के खिलाफ वो बातें करते ही करते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज मैं सुन रहा था जो मरियम सफदर साहिबा हैं, उन्होंने तो शायद काफ़ी हदें भी फलांग दी। अब देखिए, जब उन्होंने कहा कि अपने बेटे के हवाले से जब उन्होंने कहा कि जुनैद नवाज शरीफ का नवासा है, कोई गोल्ड स्मिथ का नहीं, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा है, यानी बड़ा उन्होंने तहकीर आमेज अंदाज में यहूदियों का जिक्र किया है। और ये आपको मालूम है कि अगर यूरोप में इस किस्म की बात इन्होंने की होती तो ये अभी तक इन पे मुकदमा बन चुका होता, पूरी यहूदी लॉबी इनके खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुकी होती। शायद उनको समझ नहीं आ रही कि उनके अल्फाज का मतलब क्या है, गरीब लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं। अब पीटीआई के अपने रहनुमा जो हैं उनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जो वहाँ पे बैरिस्टर साहब हैं। तो वैसे मजमुई बड़ा एक अखलाकी ये जो बिलो द बेल्ट इस तरह की तकरीरें की जाती हैं अवाम के सामने हजारों लोग होते हैं और टीवी पे लाखों लोग देख रहे होते हैं, इसका कोई फायदा भी होता है इन सियासी रहनुमाओं को, या पॉलिटिकल जो तहरीकें चल रही होती हैं इसका? मुझे तो जाती तौर पे लगता है कि नुकसान ही होता है या एक्सपोज होते हैं। आपका क्या तज्जिया है इस हवाले से? देखिए, जब मरियम नवाज साहबा की ये तकरीर तर्जुमा होकर बाहर जाएगी तो फिर इनको और इनके वालिद साहब को एहसास होगा। जब यहूदियों के हवाले से बात करते जो कि बिल्कुल गलत है, मतलब किसी की जाती जिंदगी में नहीं जाना चाहिए किसी को, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे मरियम है, चाहे पीपल्स पार्टी के रहनुमाएं, जाती जिंदगी को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो नुकसान वाली है वो मेरा ख्याल है खुद को एक्सपोज कर रहे होते हैं। आपने सही कहा है कि अपनी जो कमजोरियां हैं वो आप लोगों के हाथों में दे रहे हैं। इलेक्शन से फायदा होता है नहीं होता, लेकिन उसके जरिए आवाम के जहनों में, खासतौर पर उन लोगों के जहनों में जो इनको फॉलो करते हैं, आप एक मजीद जहर घोल रहे हैं। उनकी तालीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको एक जहालत के गढ़ों में मजीद नीचे धकेल रहे हैं। तो बड़े एक अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ये ऐसी है। अच्छा इम्तियाज साहब, चले सियासत की बात तो हम करते ही रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान बड़े अहम मोड़ पे खड़ा है। ऐसा लगता है कि एक बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, जब अमरीकी फौजें निकल रही हैं। कल एक बड़ा जबरदस्त इंकिशाफ सामने आया भारत की तरफ से, जिसमें भारत ने कन्फेस किया बाकायदा तौर पर कि पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज की वजह से पाकिस्तान शामिल भी हुआ और फिर रहा भी ग्रे लिस्ट में। इस इकरार के बाद आप पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी क्या समझते होनी चाहिए, और बैनुल अक़वामी दुनिया को इस बयान को कैसे लेना चाहिए स्टेटमेंट के बाद? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा इंकिशाफ है। आप देखिए तो जब
गुज़िश्ता 4 बरसों से जितने भी इजलास होते रहे हैं और एक मौके पे भारतीय मंदूब वहां पे बाकायदा शरीक चेयरपर्सन भी होते थे फेटफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप में, और उसमें तो उनकी बाकायदा ये कोशिश होती थी कि बाकी लोगों के साथ मिलकर लॉबिंग करें और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश करवाएं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, पहली मर्तबा जयशंकर साहब ने ये बात कर दी है, लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए कि जो बातें ग्रे लिस्ट में, जो काम ग्रे लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान में हुए हैं, वो शायद 15-20 साल पहले हो जाने चाहिए थे। यही हमारे सेक्रेटरी खजाना होते थे डॉक्टर वकार मसूद साहब जी, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी थे, PMLN की हुकूमत में भी थे। इन्हीं के दौर में ये सारे लेकुना जो खामियां थी हमारे बैंकारी निज़ाम में, मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फाइनेंसिंग में, अब ठीक है दूसरी साइड पे आ गए हैं, लेकिन ये खामियां मौजूद थी। हमें इस पे तो बहस ही नहीं करनी चाहिए। अपना जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर हुआ है और इस पे हमें खुश होना चाहिए। हमें अपने आप को बेसिकली इंप्रूव करना है इस सारी सूरत हाल को लेकर, और ओब्वियसली दुनिया के सामने तो भारत का चेहरा बेनकाब हो ही रहा है। बहुत शुक्रिया आला सुब, एक तो हमें ज्वाइन करने के लिए, दूसरा सियासत पे बात करने के लिए जो वो कह रहे थे सुबह सुबह कि हम सियासत की बात करते हैं। चलिए जनाब, हम ब्रेक पर जाने, लेकिन उस ब्रेक पर जाने से पहले हम थोड़ी सी आज एक बर्थडे विश करेंगे। अभी करेंगे बिल्कुल। अदाकार, गुलकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग आज अपनी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। यंग नदीम, बिल्कुल। नदीम साहब का असल नाम तो मिर्जा नजीर बेग मुगल था, लेकिन शोहरत उन्होंने पाई नदीम बेग के नाम से। लेजेंडरी अदाकार और प्रोड्यूसर सर 1900 इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 19 जुलाई 1941 को पैदा हुए, और इनकी जो शख्सियत थी और इनकी जो कह लें दिलकश अंदाज था, ये गुलकारी किया करते थे। गुलकार तो ना बन पाए मगर सुपरस्टार अदाकार जरूर बने। 1967 में फिल्म चकोरी से अपने करियर का आगाज किया। मानी खेज आंखों वाले नदीम साहब की हम बात कर रहे हैं, और इस फिल्म में शबाना उनकी हीरोइन बनी हुई। उन दोनों की जोड़ी ने धूम मचा दी। फिल्म चकोरी की अगर हम बात करें तो आज भी उसको लोग याद करते हैं।